आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे हुए पत्र की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सभी दलों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए अपना समर्थन मांगा है। और साथ ही पीएम मोदी के इस पत्र को लेकर के सभी सांसदों के भी बयान सामने आने लगे हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरीके से लागू करने के लिए यहाँ पर 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया है। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। – 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और उसके पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। पार्टी किसी भी अपने उस कार्यकर्ता को जिसने सतत कार्य किया है, जिसने परिश्रम किया है और जो राष्ट्रवादी सोच को अपनाता है, जो विकास के विषय में सोचता है, उस किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष के व्यक्ति को, किसी परिवार के व्यक्ति को और किसी धर्म की तुष्टीकरण के लिए कोई निर्णय नहीं लेती है। वो देश के बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए हमेशा काम करती है, मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करती है। की और सनातन की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ऋग्वेद के समय में, पुरातन समय में हमारी जो महिला थी, उनको ये सम्मान हासिल था कि वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी और अपने निर्णय दे सकती थी। कालांतर में जो विशेष ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उनके कारण हमारे महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में, उनके सम्मान में, उनकी भागीदारी में जो कमी हुई, उसको पुनः स्थापित करने की बात हो रही है। जैसा कि आपने देखा, और निसंदेह महिलाएं जहाँ भी होती है वो संवेदनशीलता, दायित्व और जिम्मेदारी से काम करती है। और ये उनका ये कदम बहुत स्वागत के योग्य है और भारत की हर एक नारी के लिए है। जब भी नारी निर्णायक स्थिति में होगी तो बेहतर समाज होगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था, इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस विश्व को कहीं किसी को भी पुरुषों के हृदय जैसी नारियां नहीं, नारी के हृदय जैसे पुरुषों की आवश्यकता है। तो जब नारियां उस जगह पर खड़ी होंगी जहाँ वो निर्णय ले पाएंगी, तो एक बेहतर परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का निर्माण होगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई नारी शक्ति वंदन को लेके। 27 साल देश के महिलाओं ने सफर किया। अब वक्त आ गया कि हर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी बाहर आए, देखे कि कैसे नारी शक्ति वंदन पारित हो और ये समझे कि जब पार्लियामेंट में 13 से 14% ही महिला है, जहां 33% आरक्षण हो रहा है, वहां 50% आबादी को ये मौका मिल रहा है। टोकनिज्म नहीं। तो राहुल गांधी जी, जो आप महिलाओं के लिए खड़े हैं, तो सर्वप्रथम सपोर्ट कीजिए नारी शक्ति वंदन को। नहीं तो जो हम लोगों के नेताओं ने कहा है, बात वही रेलिवेंट है। और जहां तक महिला रिजर्वेशन का बात है, तो ये तो सर्वसम्मति से पास हो चुका है कानून। तो पहले से इसमें सबकी सहमति थी। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पंचायतों में, जिला पंचायतों में 33% आरक्षण उन्होंने देने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय को उठाते रही, सरकार में रही तब भी चाहती थी कि 33% आरक्षण
लोकसभा में हो, सभी स्टेट के विधानसभाओं में हो, तो इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं। असली जो रिलेवेंट पॉइंट है वो डिलिमिटेशन का है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो टाइमिंग है, ये जब लाना ही था तो या तो पहले कर देना चाहिए था जिस समय हुआ था। तो अभी बंगाल और तमिलनाडु का जो चुनाव है उसको देखते हुए उसका लाभ लेना चाहते हैं लोग, तो वो अलग इशू है। लेकिन सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? पंचायत तक के विलेज लेवल वर्कर्स हैं राजनीतिक पार्टियों के, उनको भी मालूम है। तो 33% आरक्षण के कोई खिलाफ तो है नहीं, महिलाओं के खिलाफ तो कोई हो नहीं सकता है राजनीतिक दल। तो असली इशू है कि डिलिमिटेशन पे बातचीत होनी चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं प्रधानमंत्री जी और उस पर चर्चा करें। राहुल गांधी जी नहीं, फिलहाल इस विजिट में, कल वाले में राहुल जी आ रहे हैं। उसके बाद में चूंकि मोदी जी ने जानबूझकर 15, 16, 17, 18 स्पेशल सेशन लगाया, कांग्रेस पार्टी ने यही डिमांड रखी थी, तमाम अपोजिशन ने डिमांड रखी थी 29 तारीख पोलिंग होने के बाद ये रखो। 2 प्रेस्टिजियस स्टेट्स में चुनाव चल रहा है, सारी पार्टीज और उनके लीडरान कैंपेनिंग में अपनी बात रख रहे हैं। अब मोदी साहब की तरह हमारे पास तो इतना धन पानी नहीं है कि आसमान भी रंग ले और तमाम मीडिया खरीद के रख ले, तो हमें तो फिजिकली जाना है। तो फिर भी उनने 4 दिन का प्रोग्राम लगाया, उसमें लीडर्स की एंगेजमेंट रहेगी, बट उससे पहले और उसके बाद में हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी आएगी, खरगे जी भी आएगी। बंगाल में कांग्रेस को कितना इफेक्ट होगा इसका? देखिए, इफेक्ट तो सबको होगा। जो इन्होंने काटपीट किया, गलत SIR किया, कांग्रेस ने पहले दिन से कहा कि हम SIR के खिलाफ नहीं है, मगर SIR का जो तरीका रखा, जो टाइमिंग रखी, वो गलत है, ताकि हर जायज वोटर को अपने आप को क्लियर करने का मौका मिलना चाहिए। आप सब जानते हो बंगाल के कितने लाखों लोग जो स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, जो देश के अन्य कोनों में मजदूरी के लिए जाते हैं, पूरे परिवार के परिवार जाते हैं, और वो इनका वोट बनाने के खातिर 2-2 लाख रुपए खर्च करके केरला से, कश्मीर से नहीं आ सकते थे उस पीरियड में। अगर ये 1 साल का कैलेंडर पूरा लेते SIR का, तो 1 साल के अंदर वो मजदूर लोग भी अपनी शादी ब्याह में आते हैं, दुर्गा पूजा में आते हैं, त्योहारों में आते हैं, उसी वक्त वो अपना वोट भी यहाँ पर दिखा सकते थे। अब उस तरह के जो लाखों लोगों को काट दिया, जो कल बेचारे वापस आएंगे तो बिजली कनेक्शन लेना उनको मुश्किल होगा, राशन लेना मुश्किल होगा, स्कूल में दर्जा लेना मुश्किल होगा, हर लेवल पर मुश्किलात में उनको डाल दिया गरीब लोगों को। और इसलिए जो फिलहाल कटे हुए वोट है वो बटे हुए हैं सबके। उसमें नरेंद्र मोदी के अपने भी जो परंपरागत उनको वोट करते थे वो भी कटे हुए हैं, TMC के कटे हुए हैं, उस प्रपोर्शनेट में कांग्रेस का भी कहीं न कहीं नुकसान है, मगर हम अपनी भरपाई करेंगे। और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है, तो उसको लेकर के आगे ये भी एक शगुफा है। वुमेन रिजर्वेशन की चैंपियनशिप कांग्रेस ने की है, यह हमारी कमिटमेंट रही है। माननीय सोनिया गांधी जी ने 2014 से दर्जनों खत मोदी जी को लिखे कि देश के साथ कमिटमेंट है 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देना, आप बिल ले आओ, हम अपोजिशन में रहकर पास करेंगे। और इनने स्पेशल सेशन बुलाया, बिल लाई और सर्वसहमति से पास किया, किसी एक पार्टी ने सवाल नहीं किया, वो पास्ड है। अब जो पेंडिंग सवाल था उस बिल को लागू करने के लिए, 33% लागू करने के लिए, उसमें कानून में है कि पहले सेंसस कराओ और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कराओ, डिलिमिटेशन के बाद बिल को 33% को लागू करो, और ऑलरेडी पास्ड है। क्या नरेंद्र मोदी जी इस स्पेशल सेशन में बताएंगे कि मैंने सेंसस करवाया फ्रेश? क्या वो बताएंगे कि मैंने डिलिमिटेशन क्या सोची है? डिलिमिटेशन का कमीशन कहीं नहीं दिख रहा है, सेंसस करने वाले कहीं नहीं है। तो ये एक इस चुनाव के दरमियान फिर उस चीज को अपने खाते बताने के लिए ये कर रहे हैं, मगर देश जानता है ये सर्वसहमति से 3 साल पहले पास हुआ है। लागू करने की जो फॉर्मेलिटीज है, लागू करने के जो उसमें रिक्वायरमेंट है, वो सेंसस एंड डिलिमिटेशन है। उस पर चर्चा हो, उस पर आंकड़े क्या हो, देश के आंकड़े क्या हो, वो उनको देना पड़ेगा। महिला बाल विकास विभाग की ओर से नारी वंदन
अधिनियम सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में समाज के प्रबुद्ध महिलाएं उपस्थित होंगी और इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया है, उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक अवसर है और हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत दिनों से महिलाओं की ये जो बहुत ही लंबी ये जो डिमांड था, ये जो मांग थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें लग रहा है कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं उत्साहित हैं और महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी महिलाएं आग्रह भी कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। सभी अलग अलग पार्टी के सभी लीडर से, सभी से महिलाओं की अपेक्षा है कि सब मिलकर उन्हें उनका हक दिलाएं। अब और इंतजार नहीं हो सकता है। तो यही आग्रह उनसे महिलाओं की है और ये कार्यक्रम कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के निमित्त आपने देखा कि विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक ये संदेश भी जाएगा और जो महिलाएं चाह रही हैं ये चीज भी हमें देखने को मिलेगा। जरूर यह समय की मांग है। आज अगर हम देखें 50% आबादी जो महिलाओं का है वो अपने अपने काम में जुटे हुए हैं और उड़ीसा या भारतवर्ष की जीडीपी को इनका कंट्रीब्यूशन भी है। आज घर की महिला बनकर ना रहते हुए वो लोग अपना जो सृजनी शक्ति है इसके माध्यम से वो एजुकेशन सेक्टर में चाहे जिस किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर में महिलाओं का उपस्थिति है और नेतृत्व लेने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रही है। नीति निर्धारण प्रक्रिया में अभी महिलाओं को पूरा शामिल किया जाए, इसके लिए चाहे ये तृणमूल स्तर पर या पंचायती राज अर्बन लेवल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन है उड़ीसा प्रदेश में, फिर भी उड़ीसा के और देश भर की महिलाएं संसद और विधानसभा में उनकी उपस्थिति जाहिर हो और वो नीति निर्धारण प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। इसके लिए एक कदम उठाया गया है और ये महिला आरक्षण बिल पिछले 27 साल से लंबित पड़ी है और संसद में इसके बारे में चर्चाएं बार बार होती रहती है, लेकिन वो संवेदनहीन कुछ राजनीतिक दलों के कारण इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। अब मैं प्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इन्होंने काफी प्रयास करते हुए अब आज की स्थिति में इस विषय पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है एवं यह 106 संविधान संशोधन बिल के रूप में आ रहा है और अगले 3 दिन में इसके बारे में चर्चाएं होगी और मुझे लगता है कि महिलाओं को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होना चाहिए। निश्चित रूप से ये पारित होगा ऐसा मेरा विश्वास है, जिसके कारण ये 50% आबादी जो कि नीति निर्णय प्रक्रिया के साथ साथ हमारा शिल्प क्षेत्र में, हमारे शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इनका जो योगदान रही है वो उसको एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह जरूर पारित होना बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है, जरूर वो पारित होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो कि है उसके ऊपर चर्चा होगी और यह जरूर पारित होगा ऐसा मेरा विश्वास है। I am thankful to the Prime Minister for writing to us. I also received a letter from him. And we have been championing the cause of the women. We always, for decades, wanted reservation for the women in state assemblies and Lok Sabha. But there are certain issues that have cropped up. First is, what is the actual stand of the government with regard to the amendments which are to be passed by the Lok Sabha in the sittings that start on 16th. We don't have any idea about it. All the opposition parties had formally requested the government, please revert with the proposal and also postpone this session or the special sittings till the conclusion of the assembly sessions which are underway now. In the midst of the assembly's elections in West Bengal and Tamil Nadu,
government wants to have these amendments passed hurriedly. We don't know what is that motivation that guides this government. Further, there are many concerns. Apart from the so-called women's reservation, the government wants to bring delimitation also as part of it. Our understanding is that the government intends to raise the number of seats in Lok Sabha and state assemblies by 50%. It simply means that the federal balance that is there would be upended. For example, in Kerala, the 20 seats will become 30. Overall, the South will go up by 60-65, whereas North India will go by 200. In parliamentary democracy, it's not the ratio or the percentage which matters. It's the absolute numbers. So we have our own concern as to what is the real intention of this government with regard to these constitutional amendments. Sir, before a month for a bill session, PM Modi steps up to direct outreach. It's good that he is having outreach with the women, but let me also recollect when this Nari Shakti Vandan Adhiniyam was brought in Parliament in 2023, we had told the Prime Minister and the government that why are you linking this implementation of this piece of legislation with the proposed census or the delimitation commission? As in the case of the reservation that happened in local bodies, why can't we have immediate effect? The government said no. If the government had concurred with our amendments, we would have had 30%, 33% women in Lok Sabha and state assemblies in last elections itself, 24. After sitting over the legislation for 3 years altogether, all of a sudden, something has descended over the government that we need to quickly move to ensure women reservation for the 2029 elections. Fair enough, we are for that. But let us be clear about the actual amendments that would be coming on the floor of the Parliament. It's not the question of women reservation. We don't have any concern with regard to that. We are all for that. We have been championing the cause. But the other allied proposals like delimitation, the rising of the number of seats in Lok Sabha and assemblies. And one more thing, this government has been always harping on minimum government and maximum governance. What will happen to the cost, the number of seats that go up, and the unwieldy, dysfunctional Lok Sabha which we would be having it? An unwieldy, chaotic Lok Sabha means the accountability of the executive cannot be ensured. So there are many issues that are attached to this motive of the government. So we want to have a threadbare discussion in the all-party meeting, and we have been requesting and also postpone this session or the sittings by 2 or 3 weeks. The heaven will not fall. देखिए, कांग्रेस 294 सीट में बंगाल में लड़ रहा है. राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी आ जाएगा. अभी ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग का डर आ गया. ये लोग अभी सोचने लग गया कि ये लोग को कोई कारण से रुक के रखना है और पार्लियामेंट का सेशन बना के और वो जो महिला रिजर्वेशन बिल लेके ये बंगाल में दिखाना चाहता है जहाँ महिला का ऊपर कितना हमारा सिंपैथी है, कितना हम लोग उसके लिए सोच रहे हैं. हाथरस उन्नाव के लिए जब सोच नहीं पाए, वो महिला बिल लेके क्या सोचेगा? तो एक बात है. दूसरी बात है, अभी तक जो उनको चलाता है आरएसएस, उसमें कितना महिला सदस्य है वो पहला बोलना चाहिए. और इसलिए ये जो पार्लियामेंट सेशन चुनाव का बाद हो सकता था, इतना जल्दी क्या है, हड़बड़ी क्या है? एसआईआर को लेके हड़बड़ी, ये महिला रिजर्वेशन बिल लेके हड़बड़ी. प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है. इसलिए वो लोग ये कर रहा है, जो बंगाल में चुनाव का पहला एक सिंपैथी ड्रॉ करने का एक कोशिश है. पर बंगाल का जनता, बंगाल का महिला जानता है जो भाजपा का अंदर में महिला का कोई संबंध नहीं है. तो इसलिए मेरा जो बोलना है, महिला जो संरक्षण बिल है
ये बिल उन्होंने दिखाने के लिए कर रहा है, जैसा जीएसटी किया था ऐसा मैं फिर ड्रामा कर रहा है। तो इससे क्या बीजेपी को कोई लाभ होगा या फिर कांग्रेस को कोई लाभ होगा? देखिए, जो कुछ मैं बता रहा हूं, हम लोग का एक ही मकसद है, तृणमूल कांग्रेस को आज परिवर्तन करना है, जो राज्य सरकार है उनको हटाना है और भाजपा को सब मिलके उसको रुकना है। भाजपा ये बंगाल में आएगा, बंगाल बर्बाद हो जाएगा। उनका टेलर सब लोग देख लिया है, कोई पिक्चर बनेगा नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर भाजपा आता है तो राज्य को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। देखिए, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर में जो काम किया है इसको सबको पता है। अभी भी हर जगह में इन्होंने एक प्रोविजन रखता है यूनियन टेरिटरी बनाने का। क्यों? जब किसी का पावर घट जाता है तब पावर को ऑक्युपाई करने का ये 2-3 तरीका ढूंढ लेता है। एसआईआर भी उनका एक तरीका है। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हकीकत में तब्दील किया जाएगा। 2023 में जब ये कानून को पारित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से वर्षों पुरानी, डेकेड्स पुरानी जो ये बातें थी, इसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म किया गया। तब भी एक जनरल कंसेंसस था कि जल्द से जल्द इसको लागू होना चाहिए। और आज इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है ताकि 2029 के चुनाव से ही, मतलब आने वाली लोकसभा चुनाव से ही आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिले। पर जिन लोगों का स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो महिला सशक्तिकरण पर बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब भी समय आता है तो वो रिफॉर्म के पक्ष में नहीं, रोड ब्लॉक के पक्ष में होते हैं, वो कंसेंसस के पक्ष में नहीं, कॉन्फ्रंटेशन के पक्ष में होते हैं, वो डेलिब्रेशन और डिस्कशन के पक्ष में नहीं, वो हमेशा डिसरप्शन के पक्ष में होते हैं। यूसीसी हो या 3 तलाक का कानून हो या शाहबानू का वर्डिक्ट हो या महिला आरक्षण हो, हर बार एन केन प्रकारेण कोई बहाना बनाकर उसमें गतिरोध पैदा करना। 2004 से 14 तक भी सरकारें थी, उस सरकार में राज्यसभा लाने में तो हमने तो पूरी मदद की, पर लोकसभा में ला ही नहीं पाए कुछ लोग। और तो और उसके बिल के कॉपीज को कैसे फाड़ा गया, क्या क्या कमेंट दिए गए, महिला विरोधी कमेंट, वो देश की जनता ने और महिलाओं ने देखा है। आज भी देश की महिलाएं देख रही है। ये टेस्टिंग पीरियड होगा कि कौन अपने केवल खोखले नारे देता है और कौन नारे नहीं नियत से आकर वोट करता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपील की है, सभी से अपील की है, यूनानिमस होना चाहिए ये हमारा रेजोल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस कॉल को और इस पावन मकसद को ठुकराया नहीं जाएगा। ये लेटर लगभग सभी सांसदों को लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तब आप इसके लिए स्पेशल सेशन बुला रहे हो। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारे खड़गे साहब, उनका कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, 29 अप्रैल के बाद कभी भी, उसमें आप डिस्कस करिए और बाद में हम तय करेंगे। लेकिन चुनाव में क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने किया, हमने करके दिखाया। बात महिला आरक्षण की है और डिलिमिटेशन की भी है, 2 अलग मुद्दे हैं। लेकिन ये राजनीति का जो खेल चल रहा है प्रधानमंत्री और उनके पार्टी का, हम उनको विरोध कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया कि वुमेन्स रिजर्वेशन का तो है, उनके पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। डिलिमिटेशन का सोनिया गांधी, डिलिमिटेशन का ही सवाल है। आप उस तरह से तोड़ देंगे पूरे क्षेत्र, विधानसभा हो लोकसभा के चुनाव से, कि अपोजिशन को चुनाव लड़ने में तकलीफ हो जाए। सर, निधन आज अंतिम संस्कार होने वाला है। देखिए, आशा भोसले एक युग है, एक युग हमेशा रहेगा। आशा भोसले युग का अंत हुआ ये मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक हम सब, हमारी अगली पीढ़ियाँ रहेगी, तब तक उनका संगीत रहेगा, उनका स्वर रहेगा, तो उनका युग हमेशा रहेगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पूरे देश की महिलाओं में एक उत्साह, ऊर्जा, जोश पैदा कर रहा है। आज उनको लगना शुरू हो गया है कि वर्षों बाद हम भी पूरे देश में इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, प्रशासन में, शासन में सहभागिता कर सकते हैं और जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्णय को आगे बढ़ाया, उससे पूरे देश की महिलाएं खुश हैं। आज इन बहनों को यहाँ पर अपने विचार प्रकट करते हुए देख करके किस तरीके से उन्होंने अपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर अपनी सहमति जताई, अपना उत्साह दिखाया है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस और नई दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी करना बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। 543 सीटों में 33% आरक्षण आज ही देना हो तो दीजिए। पहली बार भी जब आप इस बिल को लेके आए थे तब भी हम लोगों ने कहा था कि तुरंत आरक्षण दो, 543 में 33% आरक्षण दो महिलाओं को, और इसके बाद अगर आपको संख्या महिलाओं की बढ़ानी है तो जनगणना उसके लिए आवश्यक है। 2011 की जनगणना के आधार पर कोई डिलिमिटेशन आप कर नहीं सकते। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो जनगणना होनी चाहिए और जनगणना होने के बाद जितना महिलाओं का अधिकार बनता है उसके हिसाब से उनको सीटें दीजिए। आप महिलाओं की संख्या कम क्यों करना चाहते हैं? अगर महिलाओं की संख्या जनगणना के आधार पर बढ़ रही है तो पूरा का पूरा आरक्षण दीजिए, उतना आरक्षण दीजिए उनको, लेकिन आज देना है तो 543 में 33% आरक्षण दीजिए। हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सारे एमपीज को, फ्लोर लीडर्स को चिट्ठी लिखा है कि 16, 17, 18 को जो सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल के सिलसिले में या अन्य और चीज़ों के अमेंडमेंट के बारे में, उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। निश्चित बात है, सारे दल के लोग, सारे दल के नेता और सब लोग चाहते हैं कि महिला के लिए सीट का रिजर्वेशन हो और लोकसभा, राज्यसभा, डिफरेंट स्टेट के असेंबलीज, पंचायत तक होना चाहिए और मिलजुल कर इस सत्र में लोग बातचीत अपनी रखेंगे और अगर इस बिल के अंदर कुछ त्रुटियां होगी, कुछ कमियां होंगी, उस पर भी बहस होगी और उसको दूर किया जाएगा और ये बिल तो पास होना है पार्लियामेंट से। अब इसका क्रेडिट, हाँ ये बात सही है कि क्रेडिट किसी भी दल को अलग से नहीं लेना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन, और हम लोग भी यही चाहते हैं। अब 16, 17, 18 में क्या डिबेट होता है, क्या बहस होता है, क्या प्लस माइनस होगा, इस बिल को पास निश्चित रूप से बिल रुकेगा। देखिए, 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने सभी फ्लोर लीडर को एक पत्र के द्वारा सूचित किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो स्पेशल सत्र 3 दिन का चलने वाला है 16, 17, 18, उसमें इस अधिनियम को रखा जाएगा और सभी सांसद, सभी दल के सांसद इसको सर्वसम्मति से पास करें, इसके लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है। मुझे भी चिट्ठी मिली है, मैं अपने सांसदों को सूचित कर दिया हूं कि 16, 17 को वे सदन में उपस्थित रहेंगे और इस बिल का समर्थन करेंगे। वैसे तो यह बिल ऐसा बिल है जिसमें हमारे देश की आधी आबादी नारी की आबादी है और सभी दल चाहेंगे जो नारी का भी सरकार में जो है उसका सहभागिता रहे और अभी जितने महिलाएं हैं, हमारी माता और बहनें जितने हैं, सारे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा और एक ऐतिहासिक यह बिल होगा जिसमें कि नारी को आधी आबादी जो देश की है उसको 33% आरक्षण दे करके लोकसभा और राज्यसभा के में उनको जो है जाने का मौका मिलेगा। 2029 में जो
लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें इस बिल के संशोधन से उसमें यह लागू हो जाएगा। पहले इस तरह का नहीं था, पहले था जो आपको सर्वेक्षण के बाद यह बिल लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो यह जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल लाया है, इसके मुताबिक उनको इसमें जो है 2029 से यह लागू हो जाएगा और यह लोकसभा और विधानसभा के सभी क्षेत्रों में 29 से ही लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी जो विभाग सभी माना पार्टी के लोगों से उन्होंने आग्रह किया है जो सर्वसम्मति से इसको बिल पास कर एक इतिहास कायम करे और महिलाओं का योगदान सरकार में रहे, उनका जो है सरकार में जो है उनकी सहभागिता रहे, इसके लिए उन्होंने निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो यह बिल सर्वसम्मति से पास होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की कुछ पार्टियां, इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि इसमें ये कई सारे सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये होना चाहिए था, अलग से मीटिंग होनी चाहिए थी, फिर देखिए जाना चाहिए था। कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो गया, सभी लोग जानते हैं। आगे आने वाला समय में उसका अस्तित्व रहेगा नहीं, इसलिए वो अंट बंट इस तरह बोल करके लोगों को मिसगाइड करते हैं और सभी चीज के लिए वो जो है जो अच्छी चीज है उसका भी विरोध करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। जो अच्छा चीज है उसका समर्थन करना चाहिए और विरोधी दल जो होते हैं वो उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उस भूमिका को उसको निभानी चाहिए, लेकिन वो लोग निभा नहीं रहे हैं। आखिरी सवाल, जेडीयू क्या स्तंभ कर रही है, पूरी तरह से सरकार के साथ है? मोर देन 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जेडीयू तो शुरू से चाह रहा था महिला आरक्षण आवे। और आप जानते हैं बिहार में बहुत पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देकर के सरकार में सहभागिता का मौका दिया। 35% आरक्षण देकर के बिहार सरकार के नौकरियों में उन्होंने महिला को यह देने का सुविधा किया। तो बिहार से तो पहले से ही इसके लिए आगे है। धन्यवाद। पार्टी ने कोई व्हिप भी जारी किया है सांसदों को, जेडीयू के सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए? हाँ, हमारे लोकसभा से और राज्यसभा के मुख्य सचेतक जो है उन्होंने 3 लाइन्स व्हिप जो है जारी कर दिया है। 16, 17, 18 को सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे और ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसका एक तो हमारी आपको पता है कि इस देश में आरक्षण महिलाओं को पहली बार दिया गया, वो महाराष्ट्र ने दिया जब आदरणीय पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 1993 में। तो महिला आरक्षण के बारे में कल, आज और कल हमारी राय एक ही है, हम पूरी ताकत से महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में आए। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश भी रही है और हम पूरा साथ देंगे। हमारी इंडिया अलायंस की एक मीटिंग है 15 तारीख को, उसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी सेशन होगा एनसीपी शरद चंद्र पवार ये पूरी ताकत से महिला आरक्षण के साथ हम कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सोनिया गांधी इन्होंने आर्टिकल लिखा है उसके बारे में, इसी के बारे में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कैसे देखते हैं? उनकी मांग अलग है, उनका कहना अलग है। नहीं, अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी महिला आरक्षण के लिए पूरी पॉजिटिव ही है। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है महिला आरक्षण का। उनकी कोई अलग सी मांग है तो हमारी कहना सिर्फ इतना है कि हमने आज तक प्रपोजल ऑफिशियली कुछ आया नहीं, हाथ में बिल नहीं आया। तो हमारी सब इतनी मांग है, जो कांग्रेस की भी मांग है कि वो बिल हमें बताए तो सही क्या है उस बिल में एग्जैक्टली किस तरह से आरक्षण होगा, कैसे अमल करेंगे उसके ऊपर। तो यही तो हमारी मांग है। विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, ना कांग्रेस कोई नहीं कर रहा है, कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही है। बारामती बाई इलेक्शन में आप जाएंगे प्रचार के लिए क्या? नहीं, मुझे किसी तो नहीं बुलाया आई थिंक में प्रचार के लिए। नहीं, पिछली बार क्या सर्वसम्मति नहीं हुई थी 23 में? सर्वसम्मति थी। हम जैसे दलों का मानना था कि जब तक आप कोटा विद इन कोटा इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, या तो बेहतर है कि अभी करें ताकि जो एक रेनबो आइडिया है रिप्रेजेंटेशन का वो फलीभूत हो। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से अगर प्रधानमंत्री जी देखें तो उन्हें लगेगा कि बहुत ही समीचीन ये मांग है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ये डिलेड ख्याल क्यों आया? 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। आज वो व्यवस्था बदली है तो उसके पीछे क्या तथ्य?
क्या कोई स्टडी समन की गई थी? हमें कुछ नहीं पता। डिलिमिटेशन को लेकर के भी क्या कोई स्टडी कंडक्ट हुई थी, कोई कमेटी बनी थी? हमें कुछ नहीं पता। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, ये उचित नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल करके हैं या सोनिया गांधी, उन्होंने भी यही कहा है कि डिलिमिटेशन जो है वो रियल इशू है, वुमेन रिजर्वेशन नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण है, कई चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आप भारत का जो पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है, एक फेडरल बैलेंस है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। महज चुनाव को देख करके अगर हम, इसलिए मैंने आपसे कहा था, अगर हम निर्णय लेंगे तो वो उचित नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी, लेकिन ये जो फॉर्मूला बाजार में घूम रहा है, विस्पर्स में जा रहा है, ग्रेप वाइन में जा रहा है, इस फॉर्मूला की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? अगर कमेटी बनती तो हमें पता होता। अगर मैं समझता हूं कि कमेटी के बगैर यह निर्णय है तो ये उचित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है पूरे देश के लिए, इसलिए इसमें सबको साथ लेके चलने की तमाम वो कोशिशें हों जिससे ये कहीं भी, और मुझे खुशी है कि सोनिया जी ने भी अपनी चिट्ठी में कोटा विद इन कोटा का महत्वपूर्ण जिक्र किया है। सर, लेकिन वो तो कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहा, और कांग्रेस की नीयत पर तो है, लेकिन ये तो अपोजिशन पर भी कहीं ना कहीं निशाना है। उनका कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो न्याय, जो आधी आबादी उसको न्याय देने को नहीं, तो वो अकेले वो बोल रहे हैं क्या? मैं अन्याय के पक्ष में हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अन्याय के पक्ष में हैं, तेजस्वी यादव जी अन्याय के पक्ष में हैं। मतलब कुछ भी बोल के निकल जाएं, क्योंकि आपकी पहुंच है, मीडिया आपको हेडलाइन मैनेजमेंट करने में मदद करता है। पिछली बार हम में से किसने विरोध किया था? हमने अपनी जो मांगे थी आपके समक्ष रखी, आपने दरकिनार कर दिया। लेकिन आज मैं कॉशन कर रहा हूं, अगर आपने अभी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया कोटा विद इन कोटा, यू विल हैव टू डू इट। इफ नॉट टुडे, टुमारो, इफ नॉट टुमारो, द डे आफ्टर। तो देखिए, संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े हुए एक ऐतिहासिक चर्चा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पत्र लिखा था, और उसके बाद सभी नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं और सभी ने इसका स्वागत भी किया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया